छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी? तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों को मैं ये आज की क्लास में दिखाऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रोज के अंदर। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, यानी कि पांचों जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और मैं वादा करूंगा केवल वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो 2026 में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं आप आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मतलब आपको 2026 एग्जाम में दिखने वाले क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो और बिल्कुल लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में भी नहीं आती है, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती, आपको समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश में आंसर कैसे लिखें, तो भी आपकी सारी प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आज मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश के आंसर लिखना आपको सिखाऊंगा। कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे अपने शब्दों में बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये हमारा वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस क्वेश्चन में मैं वीवीआईएमपी लिख दूं, इसका मतलब है कि 2026 बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बोलूं तो इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आंसर एक ही है। पूछने के 4 से 5 तरीके हैं, लेकिन आंसर केवल एक ही लिखना है आपको, सिंपल तरीके से। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द एम हैमिल व्यू ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब एम हैमिल, मैं आपको बात करूं, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है। द लास्ट लेसन में क्या होता है कि फ्रेंच नाम का लड़का होता है और उसकी जो फ्रांसीसी भाषा होती है उसको लूज करना पड़ता है। और वहाँ पर जो फ्रांस है, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाकर वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और जो टीचर हैं जो फ्रांस के टीचर हैं, उनका नाम क्या है? एम हैमिल। तो एम हैमिल के हिसाब से व्यू मतलब दृष्टिकोण से ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमिल के दृष्टिकोण से फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रांसीसी भाषा कैसी है, कैसी उनके हिसाब से फ्रांसीसी भाषा है। जैसे कि मेरे हिसाब से मेरी हिंदी भाषा कैसी है, आपके हिसाब से आपकी हिंदी भाषा कैसी है। हमें अपनी भाषा से बहुत प्रेम होता है, तो उसी चीज़ का हमें इस आंसर में इसको डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ मैं आपको। क्या लिखना है? एम हैमिल प्रेज्ड फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल कौन है? तो एम हैमिल टीचर हैं। किसके टीचर हैं? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। और एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। कितने सालों से पढ़ाते हैं? 40 सालों से वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। अब देखो कि जो 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहा हो तो उसको अपनी भाषा से कितना प्रेम होता है, कितना स्नेह होता है। आप सोचो, इस चीज का अंदाजा लगाओ। तो क्या है कि एम हैमिल प्रेज्ड का मतलब क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, बड़ाई करना। किसकी बड़ाई करना? फ्रेंच लैंग्वेज। तो जो हमारे एम हैमिल है वो प्रेज्ड करते हैं, प्रशंसा करते हैं किसकी? फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रांसीसी भाषा की। एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो बोलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की, इन द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर भाषा है। कौन बोलता है? एम हैमिल बोलते हैं, क्योंकि एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। ऊपर से वो 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं। तो एम हैमिल क्या बोलते हैं? बहुत बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि जो हमारी जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है एज द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर, लॉजिक मतलब लॉजिकदार, मतलब तार्किक है, बहुत लॉजिकफुल लैंग्वेज है। एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है। क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर, लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज कौन है? फ्रेंच लैंग्वेज है। किसके अकॉर्डिंग? एम हैमिल के अकॉर्डिंग। ठीक है। ही सैड मतलब उन्होंने कहा, ही सैड दैट preserving one's language was like holding the key to freedom when enslaved। इन्होंने, इसका मतलब क्या है मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला था कि ही सैड। उन्होंने क्या कहा? किसने? ही का मतलब क्या है? ही का मतलब है एम हैमिल, टीचर का मतलब है। तो ही सैड
दैट प्रिजर्विंग वंस लैंग्वेज, ही सेज दैट, उन्होंने क्या कहा, प्रिजर्विंग वंस लैंग्वेज, हमें प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व मतलब बचाव करना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को सेव करना चाहिए, वंस लैंग्वेज मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें बचाव करना चाहिए अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को। क्यों बचाव करना चाहिए, इसका आंसर क्या है, जो हमारा फ्रांस था, और फ्रांस के अल्सास और लॉरेंस जिले थे, वहां पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। अब जर्मनी ने कब्जा कर लिया तो जर्मनी ने ऑर्डर दिया कि यहां पर केवल और केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, और ना तो वहां सिखाई जाएगी और ना ही फ्रेंच भाषा बोली जाएगी। तो बोलने पर तक प्रतिबंध लगा दिया गया था, कहां पर, अल्सास और लॉरेंस में, ये बात हुई थी, ठीक है। तभी इन्होंने क्या बोला, जो एमएमएल टीचर थे इनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एमएमएल तो फ्रेंच पढ़ाते थे, अब स्कूल में फ्रेंच तो पढ़ाई नहीं जाएगी, अब स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जर्मनी से एक नए टीचर आए, कहां पर, यहाँ पर इसके अल्सास और लॉरेंस में स्कूलों में पढ़ाने के लिए, इसीलिए बोला जा रहा है। तो लास्ट दिन था, द लास्ट लेसन, किसका लास्ट लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन, भाई दिमाग में रखो, द लास्ट लेसन का मतलब है फ्रेंच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का अंतिम दिन है ये, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्विंग वंस लैंग्वेज वाज लाइक होल्डिंग द की, और ये एक चाबी के जैसी होती है, की के जैसी होती है, की टू फ्रीडम व्हेन इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड का मतलब गुलामी। तो ये हमारी जो हमारी लैंग्वेज को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, ये एक चाबी के जैसी है, जब हम गुलाम बनेंगे तो हमें ये फ़ायदा देगी स्वतंत्रता लेने के लिए। तो स्वतंत्रता, जो गुलामी में हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो हम जो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, ये फ़ायदा देगी, ये हमारी चाबी है, सक्सेस की है ये हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि ही इनकरेज द स्टूडेंट, ही कौन है, ही का मतलब है एम हैमिल, ही इनकरेज्ड का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, मतलब उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ही इनकरेज्ड द स्टूडेंट्स मतलब एम हैमिल ने अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, किसके लिए, एम हैमिल, ही इनकरेज द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट देयर मदर टंग, मतलब एम हैमिल ने क्या किया, एम हैमिल ने जो स्टूडेंट्स थे उनको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, किसके लिए, कि उनकी जो मदर टंग है, मदर टंग मतलब मातृभाषा, मतलब मदर टंग का मतलब मातृभाषा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। किसने बोला, एम हैमिल ने बोला। तो क्या लिखा है कि ही इनकरेज द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, और इसलिए एम हैमिल ने उनको सभी को इनकरेज किया, इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने, ठीक है। एंड सोप्ड का सो मतलब होता है दिखाना, एंड सोप्ड डीप प्राइड इन टीचिंग इट, और इसका मतलब उन्होंने बताया, और सो किया, डीप का मतलब बहुत गहरा, प्राइड का मतलब बहुत गर्व। उन्होंने इस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया कि उन सारे स्टूडेंट्स जो उनसे पढ़ रहे थे उनको लगता था कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत गर्व, बहुत अभिमान वाली भाषा है, मतलब हमें उस पर गर्व है, और होना भी चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है, हमें अच्छी लगती है हमारी मातृभाषा, भले ही हम हिंदी भाषी हों, इंग्लिश भाषी हो, देखो हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी को भी हमें बचाना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो वही एमएमएल ने बताया, बहुत डीप में उसके प्राइड को समझाया और टीचिंग किया इसका, ठीक है बारे, और बताया कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अपनी मदर टंग की, और अपनी मदर टंग को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन में आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन को पूछने के तरीके 3 से 4 हो सकते हैं, 5 से 6 तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एमएमएल ने क्या किया, एमएमएल ने बच्चों को कैसे इनकरेज किया, एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज को बचाने के लिए बच्चों को क्या कहा, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, आंसर केवल एक ही है। इसी तरीके से आपको तैयार करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बढ़ता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और 10 क्वेश्चन को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप लिटरेचर के अंदर इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके नंबर 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और आप आसान तरीके से कर पाओगे। मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में सिखाऊंगा आसान तरीके से। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्क्रैच ऑफ एम हैमिल। हमें एक कैरेक्टर स्क्रैच बताना है, किसका, एम हैमिल का। और ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे में, बिल्कुल कुछ संक्षिप्त करके, छोटा करके एम हैमिल का हमें चरित्र चित्रण बताना है। किस तरीके से हम बताएंगे वो हम यहां पर आंसर में बताएंगे आपको। लेकिन अगर मैं बता दूं ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कितना आने लायक है, तो 2026 में आने के लायक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले सालों में देखते हो तो 2020 के बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, और उसके पहले ये रिपीट हुआ है।
अब क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को नया क्वेश्चन बनाना होगा तो एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को डालेगा और आपको इस क्वेश्चन को डालेगा, तो आप पहले से ही तैयार कर लो इस क्वेश्चन को। जो मेरे भाई बहन हैं उनकी मैं पहले से ही तैयारी करा दूंगा कि एग्जामिनर जितना सोचे उससे एक कदम आगे मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आइए इसका आंसर दिखाता हूं मैं। वो क्या होता है कि कैरेक्टर स्क्रैच बताना है एम हैमिल का। एम हैमिल मतलब जो हमारे फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं उनका हमें कैरेक्टर स्क्रैच बताना है। कैसे बताएंगे? तो एम हैमिल वॉज काइंड एंड डेडिकेटेड टीचर। एम हैमिल वॉज काइंड, काइंड मतलब दयालु। जो एम हैमिल थे वो बहुत दयालु और डेडिकेटेड टीचर। डेडिकेशन का मतलब होता है लगन से। तो जो एम हैमिल थे बहुत लगन से पढ़ाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत सख्त टीचर थे। उनको मतलब मजाक, बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट और डेडिकेटेड टीचर थे। ठीक है, डेडिकेटेड टीचर थे मतलब बहुत लगनशील शिक्षक थे। उसके बाद हु टॉट फ्रेंच लैंग्वेज, और वो क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। जो हमारे एम हैमिल हैं, एम हैमिल क्या करते थे? एम हैमिल एक बहुत काइंड और डेडिकेटेड टीचर थे और वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे। कितने सालों से पढ़ा रहे थे? 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज को वो पढ़ा रहे थे, 40 ईयर्स से। ठीक है, 40 सालों से मतलब 40 ईयर्स से वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे थे। ही केयर्ड डीपली हिज स्टूडेंट्स एंड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि ही केयर्स, वो देखभाल करते थे किसकी? डीपली मतलब बहुत गहराई से। डीपली मतलब गहराई से। ही केयर डीपली, बहुत वो देखभाल करते थे बहुत गहराई से। किनकी? स्टूडेंट्स की, अपने विद्यार्थियों की, अपने स्टूडेंट्स की और अपनी मातृभाषा की, अपनी लैंग्वेज की, दोनों लोगों की वो बहुत देखभाल करते थे, बहुत गहराई से देखभाल करते थे, अपने छात्रों की भी और अपनी मातृभाषा की भी। ठीक है, वो जितना प्यार अपने छात्रों से करते थे उतना ही अपनी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज से भी करते थे। कौन? एम हैमिल। ठीक है, और फेल्ट मतलब क्या होता है? फेल्ट का मतलब होता है फील करना। फील का थर्ड फॉर्म होता है फेल्ट। तो फेल्ट सैड मतलब उनको बहुत बुरा, सैड मतलब बहुत बुरा फील हो रहा था अबाउट लीविंग इट। और जब उनसे बोला गया कि आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे तब उनको बहुत बुरा फील हो रहा था। जब वो फ्रेंच लैंग्वेज को लीव कर रहे थे, स्कूल को लीव कर रहे थे, तब उनको बहुत बुरा फील हो रहा था उस टाइम। ये बताया गया इसमें। बहुत हमें ब्रीफली बताना है। इसमें बोला ना ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, छोटे में बिल्कुल शॉर्ट बताना है। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट मतलब ब्रीफ का मतलब बहुत छोटा करके, कंसाइज करके हमें बताना है। ठीक है, इसीलिए बहुत कम लाइंस में बता रहे हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इतने ही वर्ड्स लिखने हैं। आप सोचो पूरी रामायण लिख दो, ऐसा नहीं करना। 1 2 3 4 5 से 6 लाइनें मत करना, 5 लाइनें इनफ है। एग्जाम में खुद लिख के आता है कि 40 शब्दों से ज्यादा मत लिखना। 40 शब्दों का एक लिमिट क्रॉस होता है, लिमिट को क्रॉस मत करना, वर्ड्स लिमिट को प्रेस्क्राइब मत करना। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? यहां तक हमारा हो चुका है। उसके बाद एंड कंडक्टेड द लास्ट लेसन हु प्राउड, और एंड कंडक्टेड द लास्ट लेसन विद प्राउड इमोशन एंड रिस्पेक्ट। जो एम हैमिल थे उन्होंने लास्ट में क्या किया? उन्होंने लास्ट में द लास्ट लेसन जो है हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन जो है उसको कंडक्ट किया। कैसे किया? उन्होंने बहुत प्राउड से किया, मतलब बहुत गर्व से किया कि हमारी मातृभाषा है, बहुत गर्व से किया। इमोशन से किया मतलब बहुत भावनात्मक रूप से किया, इमोशन से किया। और बहुत रिस्पेक्ट से किया, बहुत सम्मानजनक से किया। कैसे किया? बहुत प्राउड से किया, बहुत इमोशन से किया और बहुत रिस्पेक्ट से किया। 3 चीज़ों से किया। ठीक है, ही वॉज स्ट्रिक्ट टीचर, वो बहुत सख्त शिक्षक थे, सख्त भी थे, बहुत दयालु भी थे, बहुत लगनशील भी शिक्षक थे, ये याद रखना। एंड डीपली लविंग हिज लैंग्वेज एंड डीपली लविंग हिज मदर टंग। मदर टंग का मतलब क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा। कौन है? मदर टंग कौन है? फ्रेंच लैंग्वेज है। और बहुत डीपली मतलब बहुत गहराई से प्रेम करते थे अपनी मातृभाषा को। कौन? एम हैमिल हमारे। तो इस तरीके से हमें उनका कैरेक्टर स्क्रैच जो है, हमारा जो चरित्र चित्र है, इस बेहतरीन तरीके से हमें करना होगा और दिखाना होगा। अब मैं बढ़ता हूं हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा दूसरे नंबर का चैप्टर यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग। हमने द लास्ट लेसन की बात की, वहां पर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि एनी जंग वाले चैप्टर, यानी कि साहिब वाले चैप्टर, साहिब आलम वाले चैप्टर के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो 2012 में आया, फिर 2015 में आया, फिर 18 में आया, उसके बाद भी रिपीट होता हुआ 2026 में भी आएगा। तो हर साल दर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस बार 2026 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। मैं सच बता रहा हूं, यहां पर केवल वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एकदम खजाना क्वेश्चन है, बिल्कुल खजाने वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए निकाल के ला रहा हूं, छांट के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो एक भी क्वेश्चंस को गलती से भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनी जंग
टू साहिब। इसमें हम आपको बता दें कि एनी जंग कौन है और साहिब कौन है। इस चैप्टर में जो एनी जंग है वो हमारी ऑथर है, हमारी लेखिका है, और जो साहिब है, साहिब हमारा इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक रैग पिकर होता है। साहिब जो होता है वो कूड़ा कचरा बीनने वाला होता है, एक रैग पिकर होता है, और जो एनी जंग होती है वो लेखिका होती है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एनी जंग ने क्या प्रॉमिस किया था, कि व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनी जंग, मतलब क्या प्रॉमिस एनी जंग ने किया था साहिब से। तो एनी जंग ने साहिब से क्या प्रॉमिस किया था वो बताना है हमें इसमें। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, बिल्कुल जैसा मैं आपको आंसर लिख रहा हूं बिल्कुल ऐसे शब्दों में लिखो, जरूरी नहीं है। आप इसमें से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ढूंढो और कीवर्ड्स को अपने आंसर में, अपने बने हुए आंसर में लिख दो। यहां से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स छांट के अपने बने हुए आंसर में डाल दो और उनको हाईलाइट कर दो, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि आंसर हम कैसे लिखेंगे। ऑथर प्रॉमिस्ड साहिब, ऑथर जो है, ऑथर कौन है, एनी जंग है, एनी जंग हमारी लेखिका है, उनको ही हम ऑथर बोल रहे हैं। तो ऑथर प्रॉमिस्ड साहिब, ऑथर ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस मतलब वादा किया, ऑथर प्रॉमिस साहिब, ऑथर ने प्रॉमिस किया, वादा किया, किससे, साहिब से। अब साहिब कौन है, साहिब वही रैग पिकर है, रैग पिकर कूड़ा बीनने वाला। ठीक है, उसके बाद दैट सी वुड ओपन ए स्कूल फॉर हिम, उन्होंने वादा किया, क्या वादा किया, सी वुड ओपन अ स्कूल, और वो एक स्कूल खोलेंगे फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, साहिब के लिए। तो एनी जंग ने क्या कहा कि वो साहिब के लिए स्कूल खोलेंगी। एनी जंग ने साहिब से वादा किया कि वो उसके लिए स्कूल खोलेंगी। ठीक है, तो सी वुड ओपन अ स्कूल फॉर हिम, हिम का मतलब कौन है, साहिब के लिए। ठीक है, साहिब टुक हर वर्ड सीरियसली, और जो साहिब है, कूड़ा कचरा बीनने वाला जो साहिब है, साहिब ने जो उनके वर्ड्स उनको सीरियसली ले लिया। जो एनी जंग थी उन्होंने इनको मजाक में बोल दिया था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवाऊंगी, किसने, एनी जंग ने। लेकिन स्कूल बनवाना क्या बच्चों का खेल होता है, क्या हंसी मजाक होता है ना। स्कूल बनवाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्कूल बनवाने के लिए हमें बहुत सारी परमिशंस भी चाहिए होती हैं। लेकिन जो एनी जंग थी उन्होंने बस मजाक में बोल दिया था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवाऊंगी, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं बनवाएंगी। कौन, एनी जंग स्कूल वास्तविकता में नहीं बनवाएंगी, उन्होंने बस मजाक में बोला था, किससे, इससे, साहिब से बोला था। ठीक है, तो साहिब टुक हर वर्ड सीरियसली, लेकिन साहिब ने उनके शब्दों को सीरियसली ले लिया, मतलब बिल्कुल गंभीरता से ले लिया। एंड एग्री टू ज्वाइन द स्कूल, एंड एग्री टू ज्वाइन द स्कूल, और वो सहमत भी हो गया, स्कूल आने के लिए, स्कूल ज्वाइन करने के लिए वो सहमत भी हो गया। कौन, साहिब आलम सहमत भी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, लेटर ही कैप्ट आस्किंग हर, और जब वो उनको रास्ते में मिलती, जो एनी जंग है वो कहीं जाती हुई रास्ते में मिलती, तो साहिब उनके पास जाकर पूछता कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। जब जब मिलती तब तक वो पूछता क्या आपका स्कूल बन गया है। कौन पूछता, साहिब पूछता था, एनी जंग से पूछता था। लेकिन एनी जंग कहां से पता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मजाक किया था, लेकिन साहिब को बेचारे को वास्तविकता में लगा कि ये सच में स्कूल बना रही हैं, लेकिन एनी जंग उसके साथ मजाक कर रही थी। एक्चुअल बात ये थी, इज योर स्कूल रेडी। अब साहिब ने क्या कहा एनी जंग से, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। अब क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, लेकिन वास्तविकता में तो कोई स्कूल बन ही नहीं रहा है। तो जो यहाँ पर एनी जंग थी उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा था, बहुत बुरा फील हो रहा था, उनको बहुत मतलब बेकार लग रहा था कि उन्होंने इस बच्चे के साथ बहुत गलत वादा कर दिया, जिसको उस बच्चे ने सीरियस ले लिया। द ऑथर कौन है, एनी जंग है, हमारी लेखिका कौन है, एनी जंग है। द ऑथर फेल्ट वेरी इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा है। कौन शर्मिंदा है, हमारी लेखिका जो है बहुत शर्मिंदा फील कर रही हैं, बहुत इम्ब्रेस फील कर रही हैं। इस वर्ड को आप लोग बिल्कुल हाईलाइट कर लो, ये हमारा एक कीवर्ड है, और यहाँ से क्वेश्चन में अगर आप डालोगे आंसर में तो बहुत हाईलाइट चमकेगा ये वर्ड, और बहुत मजा आएगा, इससे अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या है कि द ऑथर वेरी इम्प्रेस्ड, जो लेखिका थी बहुत शर्मिंदा हुई। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत झूठा वादा कर दिया था साहिब आलम के साथ। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि हर प्रॉमिस वॉज नॉट मीन टू बी, हर प्रॉमिस वॉज नॉट मीन टू बी फुलफिल, और उनका जो प्रॉमिस था वो वास्तविकता में फुलफिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि स्कूल उन्होंने बनवाने के लिए बोला था, और स्कूल बनवाने में बहुत खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, उसके अलावा हमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो इसलिए स्कूल बनवाना बहुत आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि उन्होंने बच्चे के साथ मतलब उन्होंने बच्चे के साथ धोखा किया, बच्चे से इतना बड़ा मजाक किया, उनको बहुत गिल्टी, बहुत दोषी फील हो रहा था उनके लिए। तो उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि सी फेल्ट गिल्टी फॉर फॉल्स होप इन द साहिब हार्ट, उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, मतलब बहुत बुरा, बहुत दोषी, अंदर से दोषी वाला भाव प्रकट हो रहा था। एंड फॉल्स होप, और उनको एक झूठी आशा दे दी थी, किसके हृदय में, इन द साहिब हार्ट, मतलब साहिब के हृदय में एक झूठी आशा दे दी थी। किसने दी थी,
एनी जंग ने दी थी। अब वास्तविकता में स्कूल बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो एनी जंग ने जो प्रॉमिस किया था साहिब के साथ, वो वास्तविकता में पॉसिबल नहीं हो पाता है। उन्होंने मजाक में बोला था, लेकिन साहिब ने उनकी बात को सीरियस ले लिया, इसलिए बाद में जो एनी जंग है उनको भी बहुत एम्ब्रेस, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बहुत आसान शब्दों में, एकदम से रीजनल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब मैं बढ़ता हूं हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन, यानी कि हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या भैया आप विश्वास करोगे अगर मैं आपसे बोलूं कि चौथे नंबर का क्वेश्चन भी 2026 में आने लायक है, यानी कि 2026 में छपने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी। आप सीमापुरी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है लॉस्ट स्प्रिंग, जहां पर साहिब आलम रहता है, जहां पर साहिब रहता है उस जगह का नाम है सीमापुरी। और सीमापुरी कहां है पता है आपको? सीमापुरी दिल्ली के आसपास जो पेरीफेरी का एरिया है सीमापुरी, वहां स्थित है। और हमें क्या बताना है? हमें लिविंग कंडीशन बतानी है, लोग वहां पर कैसे रहते हैं। डिस्क्राइब का मतलब उसको बताना है, व्याख्या करनी है। द लिविंग कंडीशंस, लिविंग मतलब रहने वाली, कंडीशंस मतलब दशाओं की, मतलब रहने वाली क्या दशाएं हैं सीमापुरी में, तो सीमापुरी के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो 2026 में आ सकता है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा अगर, तो 2026 में थोड़ा बदलेगा क्वेश्चन, तो इसी तरीके से बदलेगा कि सीमापुरी में रहने वाले लोगों की दशाएं क्या हैं, सीमापुरी में जीवन यापन कैसा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको अभी इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। क्या है इसका आंसर? बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। क्या है क्वेश्चन कि सीमापुरी इज अ स्लम ऑन दिल्ली। जो सीमापुरी है वो स्लम एरिया है, यानी कि झोपड़पट्टी वाला एरिया आप जानते होंगे, तो सीमापुरी वैसा ही एरिया है, लेकिन मिट्टी के घर से बना हुआ है। ठीक है, क्या होता है? सीमापुरी स्लम ऑन दिल्ली विद मड हाउस, मड हाउसेस से बना हुआ है और बिल्कुल दिल्ली की पेरीफेरी पे ये स्थित है। याद रखना, दिल्ली के परिसीमा पर, दिल्ली के बाहर आउटलाइनिंग पे ये है। कौन सा? सीमापुरी। ठीक है, तीन रूप्स, और आगे जो छतें होती हैं वो टीन की बनी होती हैं। आपने देखे होंगे झोपड़पट्टी में जो घर होते हैं वो किस तरीके से बने होते हैं, वो मड हाउसेस, ऊपर उनकी जो रूफ होती है, जो छत होती है वो टीन की होती है, आपने देखे होंगे। और वहां पर पानी की, पीने के साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। तो क्या है कि टीन की रूफ्स होती हैं, मतलब टीन की रूफ्स होती हैं। नो क्लीन वाटर, और वहां पर कोई भी स्वच्छ पानी नहीं होता है, मतलब पानी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, सीवेज नहीं होता, वहां पर कोई भी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है वहां पर। ठीक है, तो नो क्लीन वाटर। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर। अबाउट 10,000 मतलब लगभग 10,000 कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग वहां पर रहते हैं। और कैसे रहते हैं? कोई उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, ना ही उनके पास आधार कार्ड है, कुछ भी उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उनके पास केवल और केवल राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड क्यों है? क्योंकि उनको खाना चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे पहचान से ज़्यादा मुझे खाने की ज़रूरत है, तो वो खाना खाने के लिए ये राशन कार्ड चाहिए होता है। और जो पॉलिटिकल्स, जो पार्टीज, जो वहाँ पर लीडर्स होते हैं, वो लीडर इनको ये राशन कार्ड क्यों दिला देते हैं? ताकि वो इनको वोट दे पाएँ। ये वोट भी दे सकते हैं इससे और खाना भी ले सकते हैं, इसलिए इनका दो काम है वहाँ पर राशन कार्ड बनने के। तो क्या है कि अबाउट 10,000 रैग पिकर लिव देयर, लगभग 10,000 जो रैग पिकर हैं वो वहां पर रहते हैं विदाउट आइडेंटिटी, कोई भी पहचान के, बिना आधार कार्ड के रह रहे हैं। मतलब 10,000 लोग बिना आधार कार्ड के रह रहे हैं। बट राशन कार्ड गिव देम फॉर फूड, लेकिन उनको राशन कार्ड दिया गया है। राशन कार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि उनको कुछ खाना भी तो चाहिए है भाई, तो खाने पीने के लिए उनको राशन कार्ड दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? ये जो बोलते हैं, ये इससे इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। क्या लाइन है? कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। जो सीमापुरी के लोग हैं बेचारे रैग पिकिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं मुझे पहचान नहीं चाहिए, मुझे पहचान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है खाने की, मुझे खाने की जरूरत है। तो फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है देन आइडेंटिटी, पहचान से ज्यादा खाना जरूरी है। सीमापुरी के लोग इस बात को बोलते हैं। तो इस तरीके की जो पुअर कंडीशन है वो सीमापुरी की है, बहुत दयनीय दशा है सीमापुरी की, आप लोगों को मैंने डिस्क्राइब किया। अब मैं बढ़ता हूं अपने सभी भाई बहनों के साथ अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को
इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द मिस एडवेंचर डगलस स्पीक ऑफ। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जो है हमारा डीप वाटर से आया है। विलियम डगलस इसके राइटर हैं, डीप वाटर के राइटर हैं विलियम डगलस, और हमारा द लास्ट लेसन के राइटर हमारे पास है अल्फोंसो डॉडेट। आप लोग याद रखना सभी चैप्टर्स के राइटर का नाम और सभी चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं, राइटर्स हैं, सबका नाम आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द मिस एडवेंचरस डगलस स्पीक ऑफ। व्हाट वॉज, मिस एडवेंचर का मतलब होता है, मिस एडवेंचर का मतलब होता है क्या दुर्घटना हुई थी, क्या मिस एडवेंचर हुआ था। डगलस स्पीक ऑफ मतलब डगलस जो है, विलियम डगलस जो है वो किस मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं। तो उसको हम इसके बारे में हम इस आंसर में आपको डिस्कस करेंगे। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं जो विलियम डगलस हैं वो डीप वाटर जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसके राइटर हैं। तो डीप वाटर जो है इसका मतलब डीप वाटर, डीप का मतलब गहरा, वाटर का मतलब पानी, तो गहरा पानी। इसका मतलब क्या है कि जो विलियम डगलस थे वो एक बार स्विमिंग करने गए, तो स्विमिंग करने गए YMCA पूल में, तो YMCA पूल में वो स्विमिंग करने गए तो एक लड़के ने उनको उठाकर स्विमिंग पूल में डाल दिया, बहुत गहरे स्विमिंग पूल में डाल दिया, लेकिन उनको तैरना नहीं आता था। किसको, विलियम डगलस को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगे, उसमें डूबने लगे, डूबते रहे, उन्होंने 3 बार कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन वो नहीं आ पाए और वो लगभग डेड होने वाले थे, लगभग मरने वाले ही थे। तभी उन्होंने किसी ने उनको रेस्क्यू कर लिया उनका और बच गए, उनकी जान बच गई। तो उन्होंने बहुत डेथ के पास जाकर बहुत एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को और उन्होंने बोला डीप वाटर, डीप वाटर मतलब गहरा पानी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आया है। और इस मिस एडवेंचर के बारे में हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे। क्या है आंसर में कि द मिस एडवेंचर हैपेंस, जो दुर्घटना हुई है, जो मिस एडवेंचर हुआ है, हैपेंस मतलब हुआ है, मिस एडवेंचरस हैपेंस मतलब हुआ है व्हेन, जब विलियम डगलस वॉज एट YMCA। YMCA क्या है, YMCA एक पूल है, एक स्विमिंग पूल है, क्या है YMCA, ठीक है। विलियम डगलस वॉज एट YMCA पूल वेटिंग ऑन इट्स साइड, मतलब वो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी आने का, अपनी साइड मिलने का वो इंतजार कर रहे थे। एन 18-year-old बॉय, तभी एक 18 साल का लड़का जो है, बहुत मस्कुलर लड़का, बहुत मस्कुलर मतलब बहुत हट्टा कट्टा लड़का जो था, एन 18-year-old बॉय टॉल एंड मस्कुलर, बहुत लंबा और हट्टा कट्टा मस्कुलर लड़का, सडनली पिक्ड हिम अप, मतलब सडनली उनको उठाया, मतलब अप किया, मतलब सडनली उनको उठाया, पिक किया और उठाया एंड थ्रो अप, और उठाकर उनको पानी में पटक दिया। किसको, विलियम डगलस को पानी में पटक दिया। अप एंड थ्रो मतलब पानी में फेंक दिया, एंड इनटू द डीप वाटर, और उसको पानी में, उनको बहुत गहरे पानी में फेंक दिया। एज अ प्रैंक मतलब बहुत मजाक के द्वारा, आप प्रैंक वीडियोस देखते हैं, प्रैंक मतलब मजाक करते, तो उस लड़के ने उनको प्रैंक के थ्रू, प्रैंक मतलब सीरियसली मोड में उसने नहीं फेंका, उसका कोई गलत इरादा नहीं था, उसने प्रैंक करने के साथ साथ उन्होंने प्रैंक किया, बस उसने उनको पानी में उठा के फेंक दिया। लेकिन उनको क्या पता कि विलियम डगलस को तैरना ही नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगे। अब क्या हुआ कि उसने प्रैंक किया, ही ट्राइड थ्राइस, मतलब जो विलियम डगलस थे उन्होंने 3 टाइम्स अपने आप को पूल से बाहर निकलने की कोशिश की, पानी से डूबने से बचाने की कोशिश की 3 टाइम्स, ठीक है। एंड उसके बाद क्या लगा, स्लॉब्ड आर लॉट्स ऑफ वाटर, उन्होंने बहुत सारा पानी निगल लिया, मतलब जब डूबते हैं तो बहुत सारा पानी अपने आप निकल जाता है ना, एंड स्लॉब्ड आर लॉट ऑफ वाटर, उनके अंदर बहुत सारा पानी उन्होंने निगल लिया। एंड और फेल्ट ऑलमोस्ट डेड, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मरने ही वाले हैं, उनकी मौत होने वाली है, बिल्कुल मौत के पास जाने वाला एक्सपीरियंस उन्होंने किया विलियम डगलस ने, ठीक है। एंड अवॉइडेड स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़ फॉर मैनी ईयर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पानी के द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है जैसे कि तैरना या फिर बहुत सारे फिशिंग करना, ये बहुत सारे एडवेंचर्स हम लोग पानी के साथ करते हैं, तो उनको पानी से एक डर बैठ गया था और उन्होंने पानी में जो करने वाली एक्टिविटीज़ थी वो स्विमिंग पूल में नहीं जाते थे, उसके बाद जो उनको वाटर एक्टिविटीज़ होती थी वो भी नहीं करते थे, मतलब वो बिल्कुल अंदर से डर गए थे पानी के लिए। यह इंसिडेंट हुआ था, ये मिस एडवेंचरस हुआ था, जो कि डगलस ने अपने खुद बताया है, विलियम डगलस जी ने। तो आपको ये 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसा क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा हमारे 6वें नंबर और 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमारा 6वें नंबर का और 7वें नंबर का क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ 6वें नंबर और 7वें नंबर के, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। 6वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो 2026 में छपने वाला है और 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2026 में छपने वाला है। मैं सारे क्वेश्चंस 2026 वाले लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपे हुए हैं। आपको दिखा दूँ आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है
कि हाउ डिड डगलस रिमूव हिज फियर फ्रॉम वाटर। जो हमारे पास विलियम डगलस थे जिन्होंने डीप वाटर को लिखा है, जो वाटर है उनको वाटर से बहुत डर लगता था, लेकिन उन्होंने अपने पानी के डर को कैसे दूर किया। तो क्या है कि हाउ डिड डगलस रिमूव, डगलस ने, जो विलियम डगलस है, उन्होंने अपने पानी के डर को कैसे रिमूव किया, कैसे दूर किया, हमें वो बताना है। कैसे किया ये देखते हैं आंसर में। तो आंसर में क्या लिखना है कि डगलस रिमूव हिज फियर बाय स्विमिंग। हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया। डगलस रिमूव हिज फियर बाय स्विमिंग। जो डगलस है उन्होंने रिमूव किया अपने डर को, कैसे रिमूव किया, फियर, डगलस रिमूव हिज फियर। जो विलियम डगलस है उन्होंने रिमूव किया अपने डर को, फियर मतलब डर, बाय स्विमिंग, किसके द्वारा, स्विमिंग के द्वारा, तैरने के द्वारा। लेकिन हमें इतना छोटा आंसर नहीं लिखना, हमें कुछ और बड़ा करना है इसको। हमारा आंसर तो यहीं खत्म हो चुका है, यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। तो ही सेज, कौन सेज, ही सेज, ही का मतलब है डगलस, तो ही सेज आई साउटेड विद जॉय। तो ही सेज, जो आई साउटेड विद जॉय, और जब ये स्विमिंग कर रहे थे तब ये बहुत ज़्यादा तैराकी करते थे, और तैरने के बाद इन्होंने, जो इनका पानी का डर था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तैराकी की, नदियों में तैराकी की, झीलों में बहुत तैराकी की। उसके बाद इन्होंने, इनको जो पानी का डर था वो खत्म हो गया अपने आप, पानी के डर से इनको मुक्ति मिल गई। फिर इन्होंने पानी में जाकर बहुत तेज तेज साउटेड चिल्लाते, साउट मतलब बहुत तेज चिल्लाना, ही आई साउटेड विद जॉय, वो बहुत तेजी, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है विलियम डगलस, तो आई साउटेड विद जॉय, वो बहुत खुशी से बहुत तेज तेज चिल्लाते थे। गिलबर्ट पीक रिटर्न्स हिज वॉइस, मतलब जो गिलबर्ट पीक है, जो गिलबर्ट की चोटी है, वो उनकी आवाज़ को दोबारा वापस भेजती थी। मतलब जैसे आप कुएं वगैरह में देखो, आप कुएं वगैरह में आवाज़ चिल्लाओ तो आपकी आवाज़ दोबारा आएगी वापस, मतलब आवाज़ गूंजती है। तो गिलबर्ट की चोटी पर इतनी तेज तेज चिल्लाते थे कि इनकी आवाज़ दोबारा गूंजते हुए इनके पास आती थी, इस तरीके से ये बोला गया इसमें। एंड आई हैड कंक्वायर्ड द फियर ऑफ वाटर, और स्विमिंग करने के साथ साथ इन्होंने बहुत स्विमिंग करते थे, बहुत नदियों में, झीलों में करने लगे। उसके बाद कंक्वायर कर लिया, कंक्वायर का मतलब जीत लिया। किससे जीत लिया, पानी के भय से ये जीत गए। इनको पानी से जो डर लगता था, इन्होंने बहुत स्विमिंग की, जिससे इनका पानी का जो डर था वो खत्म हो गया और ये अच्छे तैराक बन गए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, वही बोलते डर के आगे जीत है। अगर आप डर करोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप जीतना चाहते हो तो उसमें कूदो। अगर आप बोर्ड 2026 से डर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो जीतना तो अभी मेरे साथ जुड़ जाओ, अभी क्लासेस को डेली अटेंड करो। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड क्रॉफ्टर सो द 30 क्रॉनर्स टू पैडलर। जो क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर का मतलब क्या है, क्रॉफ्टर एक किसान होता है। क्रॉफ्टर क्या है, क्रॉफ्टर एक किसान होता है। तो वाई डिड क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर वाई का मतलब क्यों, डिड क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर ने क्यों, सोज द 30 क्रॉनर्स टू पैडलर, क्रॉफ्टर ने पैडलर को 30 कॉर्नर्स क्यों दिखाए। जो पैडलर है, पैडलर एक, जो मेरे पास क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर एक किसान होता है, और पैडलर जो होता है एक तरीके का चोर होता है, एक रेट ट्रैप मेकर होता है। तो ये क्या करता है, ये जो क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर के घर में सरड़ लेने के लिए आता है, एक रात रुकने के लिए आता है। जो क्रॉफ्टर होता है वो बेचारा अकेला रहता है, तो ये बोलता है हाँ तुम भी आओ मेरे घर में, रुक सकते हो एक दिन, ठीक है। तो क्या होता है, द क्रॉफ्टर सोव्ड द 30 कॉर्नर्स टू पैडलर। जो मेरे पास क्रॉफ्टर होता है, क्रॉफ्टर दूध बेचकर 30 कॉर्नर्स कमाता है। 30 कॉर्नर्स जो होते हैं वो कमाता है 1 महीने के अंदर कमाता है। द क्रॉफ्टर सोल्ड द 30 कॉर्नर्स टू पैडलर बिकॉज, अब क्यों दिखाए, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों दिखाए, ही वॉन्ट टू शेयर हिज जॉय, वो अपने जो उनका जो आनंद है, वो आनंद अपने दोस्त के साथ, उसके मेहमान के साथ शेयर करना चाहता है। जो मेहमान कौन है, मेहमान है पैडलर। पैडलर क्रॉफ्टर के घर में आया था। जो क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर ये है, क्रॉफ्टर का घर ये है। अब पैडलर इसके घर में आता है, ये है पैडलर। अब पैडलर इसके घर में आता है, किसके लिए, मेहमान बनकर आता है, एक रात रुकने के लिए आता है। जो क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर ने उसको 30 कॉर्नर्स दिखाई कि मैंने 1 महीने के अंदर दूध बेचकर 30 कॉर्नर्स कमाए। तो ये क्या होता है, पैडलर को दिखाता है। क्यों दिखाता है, बिकॉज ही वॉन्ट टू शेयर हिज जॉय, वो चाहता है अपने आनंद को बहुत शेयर करना चाहता है। शेयर हिज जॉय ऑफ अर्निंग 30 कॉर्नर्स इन अ मंथ, वो अपने दोस्त को, अपने गेस्ट को शेयर करना चाहता है कि उसने 1 महीने के अंदर 30 कॉर्नर्स कमाई। ये उसके बाद दूसरा रीजन क्या है कि ऑल्सो हिज गेस्ट डिड नॉट सीम बिलीव हिम, और दूसरी बात ये थी कि उसका जो गेस्ट था वो पैडलर था। अब पैडलर एक तरीके का चोर था, उसके दिमाग में चोरी डकैती का मतलब ये थॉट रहता था। तो उसने बोला कि मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास हैं, तो इसलिए उसने उसको ट्रस्ट करने के, उसको
भरोसा दिलाने के लिए दिखाए थे। तो दो रीजन थे, पहला रीजन था कि उसको बहुत खुशी थी, दूसरी रीजन उसने उसको जो पैडलर था उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसने विश्वास दिलाने के लिए दिखाया कि देखो मेरे पास, ये है मेरे पास, उसने पोटली के अंदर उसको दिखाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 6वें और 7वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूंगा हमारे 8वें और 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। लो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंडिगो चैप्टर से है। इंडिगो यानी कि नील, नील की खेती जो होती है इंडिगो चैप्टर से है, और ये गांधी जी के लिए, गांधी जी के ऊपर डिपेंड चैप्टर है। तो इसके अंदर हम, इस बहुत बेहतरीन चैप्टर के अंदर हम वन शॉट जल्दी लेके आएंगे। मैंने इस चैप्टर का भी वन शॉट नहीं लाया तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं वन शॉट बहुत जल्दी लेके आऊँगा और बहुत आसान शब्दों में आपको वन शॉट भी दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हाउ वॉज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो गांधी जी हैं, हाउ वॉज गांधी मतलब हाउ वॉज गांधी ट्रीटेड, मतलब ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया गया एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया नौकरों के द्वारा, वो हमें बताना है। तो इसमें क्या लिखना है हमें कि गांधी केम अलॉन्ग विद राजकुमार शुक्ला। तो गांधी केम अलॉन्ग विद राजकुमार शुक्ला, तो गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर गए थे। अब ये राजकुमार शुक्ला कौन है, तो राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है, एक शेयर क्रॉपर है। पीजेंट और शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है, बटाईदार किसान। जब उस समय नील की खेती होती थी तो आधा हिस्सा जो है, उसमें जो कुछ हिस्सा है वो गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था। तो उसी के लिए जो पीजेंट है, जो राजकुमार शुक्ला है, वो गांधी जी की मदद लेते हैं। तो राजकुमार शुक्ला एक किसान है, एक शेयर क्रॉपर है। ठीक है, हु मतलब जो, हु वॉज अ पीजेंट, जो राजकुमार शुक्ला क्या है, पीजेंट है। पीजेंट का मतलब क्या होता है, पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, किसान। ठीक है, टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, मतलब जो गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला, और गांधी जी जो थे राजकुमार शुक्ला, गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर गए थे। गांधी जी जो थे राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर गए थे। ही वॉज ड्रेस्ड वेरी सिंपली, और इन दोनों लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत साधारण कपड़े पहन रखे थे। गांधी जी ने भी और राजकुमार शुक्ला जी ने भी थी, बहुत सिंपल से क्लॉथ्स पहन रखे थे। ठीक है, उसके बाद पर सर्वेंट्स थॉट, इसलिए नौकरों ने सोचा गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, जो गांधी जी हैं वो दूसरे कोई पीजेंट होंगे। उनको क्या पता कि गांधी जी के बहुत बड़े लीडर थे, उनको नहीं पता था, उनको लगा कि दूसरे कोई किसान होंगे, पीजेंट होंगे। एंड ही वॉज ट्रीटेड लाइक एन अनटचेबल पीजेंट, और उनको ऐसे ट्रीट किया गया कि वो छूने के लायक नहीं है, मतलब वो अछूत व्यक्ति हैं। इस तरीके से उनको अनटचेबल पर्सन की तरह उनको ट्रीट किया गया। एंड बाय नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम बेल, और उनको कुएं से पानी पीने से तक से मना कर दिया गया था। किसको, गांधी जी को। तो ये पूरा आंसर हमें लिखना है कि गांधी जी को कैसे कैसे ट्रीट किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब मैं 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आपको स्क्रीन पर आपका 9th नंबर और 10th नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आज की क्लास जो है बहुत अमेजिंग क्लास थी, इंटरेस्टिंग क्लास की, थोड़ी लॉन्ग क्लास थी। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और फिजिक्स में भी ऐसी क्लास चाहिए तो आप एक बार आप अच्छे से कमेंट कर देना, मैं जरूर क्लास लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।